नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनसीआर करंट न्यूज में एस के सागर। आपको बता दें कि भारत पुरुष प्रधान देश है। यहाँ पे सदियों से पुरुष मानसिकता वाले लोग ज्यादा रहते हैं। जहाँ देखो घर में भी पुरुष अपनी दादागिरी और बाहर भी अपनी चलाता है। और महिलाओं के लिए जब कहा जाता है कि जब बच्ची छोटी हो तो पिता के साय में, और बड़ी हो जाए तो भाई के में, और शादी हो जाए तो पति के में, और अगर बूढ़ी हो जाए तो बच्चे के आश्रित रहेगी, यानी बेटे की। इसलिए कहा जाता है कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है। यहाँ पे महिलाएं छोटे से लेके किसी भी ओहदे तक चली जाएं, लेकिन घर में जब आती हैं तब वो एक साधारण सी नारी बन जाती है। चाहे आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, या देश की प्रधानमंत्री क्यों न बन जाए, लेकिन घर में उसकी जो भूमिका होगी वो केवल एक औरत और नारी की होगी, जो अपने पति से छोटा कद रखती होगी। आज हमारे साथ इसी मामले को लेके आरती धमीजा नाम की महिला साथ में है। हम उनसे बातचीत करेंगे, जो 15 साल हो गए अपनी शादी को। एक शादी निभाने के चक्कर में 15 साल से प्रताड़ना झेल रही हैं। किस तरीके की प्रताड़ना झेल रही हैं, जो महिला और पुरुष चांद पर भी चला गया है फिर भी अपनी मानसिकता नहीं बदल पा रहा है। हम बात करते हैं आरती धमीजा से और जानते हैं कि उनकी लाइफ के बारे में क्या हुआ और कैसे उन्होंने सहा। 15 साल हो गए आपकी शादी को, और 15 साल से आप हनी धमीजा नाम के व्यक्ति के साथ में रह रही हैं। क्या है मामला, थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम आरती धमीजा है। मेरे हस्बैंड का नाम हनी धमीजा है। हम दोनों नई दिल्ली के रहने वाले हैं। मेरी शादी को 15 साल हो गए। 2010 में मेरी शादी हुई थी। अरेंज मैरिज हुई थी। मेरे पेरेंट्स की मर्जी से हुई थी, मीडिएटर ने कराई थी। बट मेरी शादी के हफ्ता 10 दिन बाद से ही मेरे हस्बैंड मुझे मारते थे, पीटते थे, गालियां देते थे। उससे मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। बट उस टाइम मैं बहुत ज्यादा इमेच्योर थी, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर उस चीज के अगेंस्ट कुछ कर नहीं पाई। मैं सिर्फ उस टाइम पे 21-22 साल की थी। और उसके बाद मैंने बहुत जल्दी विद इन 3 मंथ्स 4 मंथ्स में मैंने बेबी भी कंसीव कर लिया था। फिर एक अलग मेरे पास सिचुएशन आ गई थी कि मुझे अब इस शादी को निभाना है। फिर मुझे लगा कोई बात नहीं, इट्स ओके, जब बच्चा बड़ा होएगा तो भी सब चीजें ठीक हो जाती है। ऐसे सहते सहते, जो कि इंडियन फैमिली की भी मेंटालिटी होती है कि जब बच्चा हो जाता है तो हस्बैंड सुधर जाएगा, जब बच्चा स्कूल जाएगा तो वो मैच्योर हो जाएगा, उसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो वो एक गुड फादर बन जाएगा, लड़ाइयां कम हो जाएंगी। तो मतलब वो सहते सहते मैंने बहुत साल निकाल दिए। फिर उसके बाद मेरे को खुद को भी नहीं लगा अलग होना चाहिए मुझे, क्योंकि मेरा एक बेबी है। इस वजह से मुझे नहीं लगा कि मुझे हनी धमीजा से अलग होना चाहिए। बट प्रॉब्लम मेरी को तब हद पार हो गई जब मेरे को ये पता चला कि हनी धमीजा अपने होटल्स चंद्र पैलेस और दादा कॉटेज में और सिल्वर स्ट्रीट में, जो कि पहाड़गंज में है, वहां पर प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चलाता है, जो कि गैर कानूनी है। हनी धमीजा चूना मंडी पहाड़गंज में, दादा कॉटेज और सिल्वर स्ट्रीट में गली नंबर 8 में गैर कानूनी रूप से प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चलाता है, जहां पर वो नाबालिग लड़कियों को बेचता है अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर को। होटल्स उसके सारे लीज पर उसने दे रखे हैं, पर वो वहां उन बंद कमरों में लड़कियों का सौदा करता है। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी उम्र 15 साल, 17 साल, 16 साल। आप क्या उनमें से किसी लड़की से मिली हैं? आपकी कोई बात हुई है? नंबर 1। और दूसरी बात ये है, क्या आप भी उनके धंधे में शामिल थी? और ये आपको अपनी शादी के कितने साल बाद पता चला कि जो आपके पति हैं वो इस तरीके के धंधे में लिप्त हैं? मुझे मेरी शादी को तो 15 साल हो गए, पर मुझे भी थोड़ा टाइम पहले ही पता चला कि हनी धमीजा इस सेक्स रैकेट का हिस्सा है। और मुझे पता चला था उनके फोन के थ्रू। ऑल्सो मैंने जब दिन के टाइम, शाम के टाइम, क्योंकि होटल लीज पे दे रखे थे, तो उनका कोई ऐसे एक प्लेस जहाँ पर उठना बैठना डेली का हो, जैसे कोई ऑफिस हो, ऐसा कोई काम धंधे वाली उसकी पर्सनल जगह नहीं थी। होटल लीज पे दे रखे हैं, पर मंथ किराए आ रहे हैं, घर बैठे बैठे भी काम चलता था। मेरे सामने क्लाइंट्स के कॉल आते थे, सामान नाम से नंबर सेव रहते थे, या लड़कियों को सामान बोला जाता था, दलालों का नाम सामान के नाम से, पता नहीं किस किस नाम से सेव होते थे, और बोलते थे कि छोटी लड़की भेज, नया माल कौन सा आया है, कौन सी सर्विस देगी, फुल देगी, हाफ देगी, 2500 रेट है, 1000। फिर वो बोलता था दूसरा, नहीं कम करा लो। वो बोलते थे नहीं, कल वाली अच्छी नहीं थी, आज वाली भेज दे। और नहीं भेज दे, स्माइल भी नहीं कर रही, कुछ खा पी भी नहीं रही है, एंजॉय नहीं करा रही, डांस नहीं करा रही, इसके साथ मजा नहीं आया, इसने सही ढंग से
गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, पैकेट लगा कर करेगी कि ऐसे ही करेगी, जिसके मीनिंग भी मुझे नहीं पता थे। कि मैंने देखा, सारी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनी, सब चीजों में गई, कॉन्टैक्ट नंबर निकाले इसके फोन से मैंने हनी धमीजा के दलालों के, तो मुझे पता चला कि ये तो बहुत बड़ा सेक्स रैकेट चला रहा है और जिसका उसको कोई गम नहीं है, दुख नहीं है। मैंने उसको बोला कि आप इसको छोड़ दो, इन काम धंधों को छोड़ दो, तो उसने बोला कि ये मेरी रोजी रोटी है, इसी से मैं कमाता हूँ, और जो कि मेरी पर महीने की जो लिस्ट से मेरे को आती है इनकम लाखों में, वो तो बस यूं ही है, बस ये एक पार्ट ऑफ अ लाइफ है और मैं इसको नहीं छोड़ सकता। इस वजह से उसने मेरे से मारपीट भी करी, मुझे मारा, धमकाया, तेरे ऊपर तेजाब फेंक दूंगा, तलाक की धमकियां दी, मुझे बहुत ज्यादा मारा, हैरेस करा। इवन बहुत बारी तो इसने मेरे को मार कर भी, मेरे साथ भी इवन फिजिकल हुआ, मेरे को मारने के बाद भी ये फिजिकल होता था। इसको लगता है कि एक लड़की तो है, एक औरत ही तो, वो क्या कर लेगी, पिट जाएगी, थोड़ा ढीली पड़ जाएगी, वो क्या ही कर लेगी, मैं तो हावी हूं ना, मैं तो एक आदमी हूँ, मैं ही, मेरे अंदर ही पावर है। वो औरत को कुछ नहीं समझता। जो इंसान लड़कियों को बेचता हो वो खुद की वाइफ की कभी इज्जत कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। आपने इसके रिगार्डिंग आपने अपने सास ससुर और अपने मम्मी पापा से बात की, और तो उन लोगों ने क्या आपसे बोला इस बारे में? मैंने अपनी मदर इन लॉ को बताया था। सबसे पहले मैंने उन्हीं को बताया था कि मम्मी मैंने ऐसे ऐसे इनके फोन में देखा है और ये इनके गर्लफ्रेंड्स भी हैं, हिमांशी, मोहिनी और पता नहीं कौन कौन सी गर्लफ्रेंड्स है, और मुझे तो धोखा दे ही रखा है, और अपनी जो हिमांशी और मोहिनी उनको भी ये धोखा दे रहा है। फिर मैंने तो उन दोनों गर्लफ्रेंड्स को बता दिया था कि ये तुम दोनों को ही चीट कर रहे हैं। मतलब मैंने सारी चीजें ओपन कर ली, अपनी मदर इन लॉ को बता दिया कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो वो बोल रही थी कि तेरे फादर इन लॉ भी ऐसे करते थे, और मैं भी रोती थी। वो मुझे अपना ही एक्सपीरियंस बता रही थी कि मैं भी रोती थी, मेरे साथ भी गलत हुआ था। उन्होंने इसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने मुझे अपना ही एक्सपीरियंस बताया कि ये तो फिर अब चलता ही है, वो आदमी, अब होटल का काम है तो होटल में तो फिर ये सब काम होते ही है ना, दलाली वगैरह। तो मुझे उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अच्छा, क्या लग रहा है आपको कि जो आपकी ससुराल में ये बिजनेस है, ये पीढ़ियों से चला आ रहा है या पुराना है, इसलिए आपको रोका? फिर आप इस माहौल में एडजस्ट नहीं हो पाई, वो क्यों? मैं एडजस्ट नहीं हो सकती ऐसे माहौल में जहां पर मेरे घर के दिन की शुरुआत ही लड़कियां बेचने से जब मैं सुन रही होती हूँ अपने कानों से, तो मतलब मेरे को नहीं लगता कि मैं ऐसे माहौल में एडजस्ट कर सकती हूँ। तो जब आपको ये सारी चीजें पता लगी कि आपके सास को भी पता है कि ये बिजनेस पुराना है और इस तरीके का जब काम होता है वहां पे, तो आपने पुलिस में गई, कंप्लेंट की, वहां से आपको क्या रिस्पॉन्स मिला? मैं पुलिस स्टेशन जा चुकी हूँ, मैं कंप्लेंट करा चुकी हूँ, रोहिणी में भी करा चुकी हूँ, पटेल नगर में मैं करा चुकी हूँ, और इनफैक्ट मैंने जो ये मुझे मारता पीटता है उसके पहले भी मैं कंप्लेंट करा चुकी हूँ 2017 में, 12 में, कई बार मैंने कंप्लेंट कराई है इन लोगों के खिलाफ। और फिर कहीं ना कहीं मैंने पहले पास्ट में एडजस्ट कर लिया था, सॉर्ट करके, जैसे आपस में मीटिंग बैठती है, इससे भी मुझसे झूठे वादे किए थे कि मैं तेरे पे हाथ नहीं उठाऊंगा, कोई गलत काम नहीं करूंगा, और मैंने भी कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। इवन इसने हैंड रिटन नोट भी दे रखा है मुझे विद हिज ऑफिशियल सिग्नेचर कि मैं आज के बाद आरती धमीजा पे कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं आरती धमीजा को कभी जान से मारने की धमकी नहीं दूंगा, उस पे तेजाब फेंकने की धमकी नहीं दूंगा, उसको, मेरे घर वाले भी उसको कभी दुख तकलीफ नहीं देंगे। अगर ऐसा होता है, इनमें से कुछ भी होता है, तो मैं इसका जिम्मेदार हूँ। और उसने अपने नीचे ऑफिशियल सिग्नेचर भी किए हुए हैं, वो भी मेरे पास है, पर उसके बावजूद भी वो सुधरा नहीं, बल्कि उसकी चीजें बढ़ती गई हैं। अब वो दलाली के काम में आ गया, वो लड़की सप्लाई और बेचने के काम में आ गया अपने होटल चंदर पैलेस और दादा कॉटेज में, जो कि गली नंबर 8 चुना मंडी पहाड़गंज में है। लेडीज के लिए तो हजार ऑप्शन खुले हुए हैं कि अगर वो चाहे तो जो अत्याचार चाहे घर में हो या बाहर हो, तो सब जगह के लिए उसके पास सिक्योरिटी है कि कहीं पर भी वो FIR करा सकती है। तो अभी तक आपने इसमें आगे क्यों नहीं बढ़ी? अब मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मैंने इसके पहले तक तो मैं बहुत सारी चीजों को मैंने लेट गो करा, पर अब इतना डीप ये चीजें बढ़ चुकी है, इतना डीप इस लेवल पे क्राइम हो रही है, इलीगल क्राइम है, ये गैर कानूनी काम है लड़कियों को बेचना, कि मैं अब रियलिटी में यही चाहती हूँ कि मैं मेरे हस्बैंड हनी धमीजा के साथ रह नहीं सकती, और अब मुझे उसको डाइवोर्स देना है, तो मैं लीगल तरीके से ही उसके अगेंस्ट एक्शन ले रही हूँ। क्या अपील करेंगे आप? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हनी धमीजा इतना हैवान इंसान है कि जब उसको पता चला कि उसकी सारी चीजें अब मैं किसी को भी दिखा सकती हूँ, बता सकती हूँ, तो उसने मेरे को ये धमकी दी कि वो मुझे सोशली एम्बैरस करेगा, सोशली हैरेस करेगा। तो वो अपनी फ्रेंड ईशा के साथ मिलकर
और अपने और दोस्तों के साथ मिलकर एक ग्रुप क्रिएट कर दिया उसने, जहां पर वो मुझे गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं या फिर एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर रहे हैं, खुद ही एक दूसरे को मैसेजेस करते हैं, मेरे बारे में गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कि मैं गलत हूँ, मैं यहाँ गलत काम करने जा रही हूँ, मैं वहां गलत काम करने जा रही हूँ। एक दूसरे को मैसेजेस करते हैं, फेक आईडी बना बना के मैसेजेस करते हैं, खुद नई नई आइडिया क्रिएट करते हैं ये लोग और खुद ही एक दूसरे को अपने ग्रुप में मैसेजेस भेजते हैं और फिर ये स्क्रीनशॉट निकाल के इंस्टाग्राम की स्टोरी पे डालते हैं और दिखाते हैं कि आम जनता, नॉर्मल लोग मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं। मैं 2017 से काम कर रही हूँ, मैं एक स्किन ट्रीटमेंट्स का भी काम करती हूँ, विटिलिगो ट्रीटमेंट, लिप्स का ट्रीटमेंट, आईब्रोज का ट्रीटमेंट कर रही हूँ, स्कार्स का ट्रीटमेंट कर रही हूँ, मैं रेप्यूटेड जगहों पे एंकरिंग करती हूँ। मैं 2017 से काम कर रही हूँ। जो इतने सारे लोग जो मुझे इतने सालों से जानते हैं वो मुझे बहुत अच्छे से जानते पहचानते हैं कि मैं कितनी पुरानी हूँ, इवन इस इंडस्ट्री में भी, इस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में भी। तो उनको पता है कि मैं कैसी हूँ। हनी धमीजा तो हर जगह मेरे नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है, हर जगह कर रहा है, बट उससे कुछ वो क्या ही कर लेगा। जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरे फेवर में है। देखा साथियों, आपने अभी सुना, ये थी हमारे साथ आरती धमीजा जी, जिन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। भारत में जहां नारी को देवी बनाकर तो पूज लिया जाता है, लेकिन घर में उसके साथ वही होता है जो बाहर भी कहना मुश्किल होता है। ये मेरे पास एक इनकी कंप्लेंट कॉपी भी है जो इन्होंने थाने में लिखाई है, लेकिन एक्शन के नाम पे अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि ये जांच का विषय है। प्रोस्टिट्यूशन का धंधा बहुत बड़ा है और दिल्ली में इन्होंने जिस एरिया का नाम लिया कि जहाँ पे इनके हस्बैंड के होटल्स वगैरह हैं, वहाँ पे इस तरीके का काम होता है, तो एक्शन आना चाहिए पुलिस का और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जबकि प्रधानमंत्री मोदी का भी दावा है कि महिलाओं को सुरक्षा पूरी तरीके से दी जाएगी, कि एक महिला अपने ही घर में जब सुरक्षित नहीं है तो बाहर कहाँ सुरक्षित होगी। ऐसा कैसा भारत बनता जा रहा है जहां बाहर देवियों की तो पूजा, घर में नारियों पर अत्याचार। आप क्या समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और आगे मिलते हैं अगली वीडियो। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एनसीआर करंट न्यूज। एनसीआर करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।